हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? पिछली क्लास में बच्चों हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उसमें से कुछ तो हमने कर लिए थे और कुछ रह गए थे जो कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें 3 चार्जेस गिवन है, तीनों इक्वल चार्जेस है Q और इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है? सबके बीच में डिस्टेंस कितना है R, यानी कि ये कौन-सी ट्रायंगल बन रही है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। यानी कि जो चार्जेज़ है हमारे, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। तो हमें क्या बताना है कि ये जो चार्ज 1 है, इस पे लगने वाली टोटल फोर्स क्या बनेगी? तो इस पे फोर्स कौन लगा रहे हैं? एक तो ये चार्ज लगा रहा है और एक ये चार्ज लगा रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? फोर्स किसके बराबर होती है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है दोनों चार्जेज़ पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे। अब ये जो फोर्स लगाएगा, उस केस में ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, क्यू क्यू, और डिस्टेंस कितना है आर। सिमिलरली जब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इस केस में भी चार्ज की वैल्यू क्या है, दोनों में इक्वल है और डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो दोनों चार्जेस सेम फोर्स लगाएंगे इस पे। हम बोलते हैं कि एफ नॉट फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज और एफ नॉट फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल रहने वाला है क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस सेम। और एफ नॉट की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये एफ नॉट की वैल्यू बनने वाली है। अब देखो बच्चों, जो फोर्स है चार्ज 1 पे, एफ नॉट इधर है, एफ नॉट इधर है, और इसके बीच में एंगल बनेगा बच्चों 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों बनेगा? क्योंकि ये एंगल क्या है, 60 डिग्री, और इसके अपोजिट में एंगल जो भी बनेगा वो सेम रहेगा, ठीक है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एफ बोल देते हैं। और एफ को निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों। हमने 11th क्लास के वेक्टर चैप्टर में क्या पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो रिजल्टेंट सी वेक्टर जो है वो ऐसे मिलता है, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड है बच्चों। और इसका एक स्पेशल केस होता है कि जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि A इक्वल्स टू B हो, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है बच्चों 2a cos थीटा बाय 2। जब B की जगह A पुट करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा बच्चों वो ये मिलेगा, ठीक है? 2a cos थीटा बाय 2। यहाँ पे भी हमारी मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों वेक्टर्स के सेम है, F नॉट। तो उस केस में जो F बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? 2i ऑफ F नॉट cos 60 डिग्री बाय 2, ठीक है? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने? 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल का हाफ हो रहा है। एफ नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और cos 30 क्या होता है बच्चों? रूट 3 बाय 2, ठीक? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है? तो चार्ज 1 पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है? रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिंपल सा है, डायरेक्ट हमें कूलम्ब्स लॉ लगाना था और उसके बाद में जो वेक्टर चैप्टर था उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जब 2 वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा। हम ये वाला फ़ॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, और बी और ए दोनों हमारे किसके बराबर है? एफ नॉट के बराबर, ठीक है? इससे भी लास्ट में यही आंसर आने वाला है। तो फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारी सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस एडजस्ट किए हुए हैं, ठीक है? क्यू चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे, और स्क्वायर की साइड जो है वो एल लेंथ की है। यहाँ पे हमें जो चार्ज 1 है इस पे लगने वाली नेट फोर्स बतानी है। तो कैसे बताएँगे बच्चों? इस चार्ज 1 पे टोटल फोर्सेस कौन-कौन लगा रहा है? एक तो ये चार्ज लगा रहा है
ये चार्ज लगा रहा है और ये चार्ज लगा रहा है, ठीक है? अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? फोर्स किसके बराबर होती है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है? R क्या होता है? गैप बिटवीन चार्जेस। अब यहाँ पे इस दोनों चार्जेस के बीच में गैप कितना है? L डिस्टेंस का, और इन दोनों चार्जेस के बीच में गैप कितना है? L डिस्टेंस का। Q1 Q2 क्या है? दोनों चार्जेस। यहाँ पे भी क्या है? QQ, और यहाँ पे भी क्या है? QQ। तो इस पेयर के लिए हमारी जो फ़ोर्स रहने वाली है वो सेम रहने वाली है, ठीक है? कितनी फ़ोर्स बनेगी? F नॉट बोल देते हैं इसको, ठीक है? और F नॉट की वैल्यू क्या रहने वाली है? K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं इस चार्ज की वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स के ऊपर। इसको हम बोल देते हैं F1, ठीक है? हम वो मान लेते हैं कि ये वाला जो चार्ज है, इस पे जो फ़ोर्स लगाएगा वो F1 के बराबर है। तो F1 क्या बनेगा बच्चों? K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आता है? गैप बिटवीन द चार्जेस। तो ये गैप कितना बनेगा? अगर ये साइड L है, ये साइड L है, तो ये क्या बनती है बच्चों? L अंडर रूट 2, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? L अंडर रूट 2। तो यहाँ पे L अंडर रूट 2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1/2 KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक है? अब हमारे पास क्या है बच्चों? ये चार्ज 1 है, इस पे F नॉट इधर लग रहा है और F नॉट इधर लग रहा है। अभी-अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जब सेम मैग्नीट्यूड हो वेक्टर क्वांटिटी का और उसका रिजल्टेंट हमें निकालना हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ एफ नॉट कोस, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री उसका हाफ, ठीक है? ये इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बनेगा, रिजल्टेंट। और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2 एफ नॉट कोस 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री होता है बच्चों 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक? ये जब कैंसिल करोगे तो ये बनेगा अंडर रूट 2 एफ नॉट। तो जो नेट फ़ोर्स बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी? एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में, ओके? तो एफ नेट क्या बनेगी? एफ प्लस F1, ठीक है? क्योंकि F1 भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएगी। एफ की वैल्यू क्या आई है बच्चों? रूट 2 एफ नॉट, और F1 की वैल्यू क्या आई है? इसको अगर एफ नॉट की टर्म्स में लिखें तो ये बन जाएगा एफ नॉट बाय 2, क्योंकि ये क्या है हमारा? एफ नॉट, और हाफ फैक्टर तो है ही, ठीक है? तो ये बन गया बच्चों हमारा नेट फ़ोर्स। अगर इसको चार्ज की टर्म्स में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं, एफ नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट चार्ज पे लगने वाली नेट फ़ोर्स है। किसी भी चार्ज पे देख लो, हर एक चार्ज पे नेट फ़ोर्स इतनी ही लगेगी, ठीक है? क्योंकि 2 चार्ज जो होंगे वो एल डिस्टेंस दूर होंगे और एक चार्ज एल रूट 2 डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है? तो हर एक चार्ज पे नेट फ़ोर्स इतनी लग रही है बच्चों, ओके? इसमें एक और की बात है बच्चों समझने की, अगर हम इसके सेंटर पे मान लो अगर एक चार्ज रख देते हैं, क्यू चार्ज, ठीक है? कॉर्नर्स पे तो है ही। अगर हमें इस चार्ज पे नेट फ़ोर्स देखनी हो, तो वो हमेशा 0 बन रहने वाली है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला चार्ज इस पे फ़ोर्स लगा रहा होगा तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में, ये चार्ज उस डायरेक्शन में, और ये इधर। तो हर एक फ़ोर्स एक-दूसरे को क्या कर लेगी? कैंसल आउट, ठीक है? तो इस पे लगने वाली नेट फ़ोर्स 0 रहेगी। लेकिन किसी और कॉर्नर एट पोज़ीशन पे जो चार्ज है, उस पे जो नेट फ़ोर्स रहेगी वो
0 हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, ठीक? कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है? ट्रायंगुलर शेप में हो या फिर स्क्वायर शेप में हो या फिर ऐसे पेंटागन शेप में हो या फिर हेक्सागोनल शेप में हो, ठीक है? हमारा जो ये शेप है ये रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है? रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। साइड कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक के सेंटर पे अगर हमने चार्ज रखा है, तो उस पे नेट फ़ोर्स हमेशा 0 रहेगी, ठीक है? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें अगेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे चार्जेस दिए हुए हैं। लेकिन इस बार ये चार्ज प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, लेकिन ये वाला चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है? और ये वाला जो चार्ज है, ये नेट फ़ोर्स F2 एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है? इस पे लगने वाली नेट फ़ोर्स को हम F2 बोल रहे हैं और इस चार्ज पे लगने वाली नेट फ़ोर्स को हम F1 बोल रहे हैं। हमें F1 बाय F2 निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? दोनों चार्जेस पे लगने वाली नेट फ़ोर्स निकाल देते हैं। अब नेगेटिव चार्ज और पॉज़िटिव चार्ज, जो फ़ोर्स लगाएँगे वो अट्रैक्टिव फ़ोर्स होगी, यानी कि इस पे लगने वाली फ़ोर्स इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है? टुवर्ड्स द चार्ज और मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से एक तो दोनों तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों के बीच में जो गैप है, वो भी सेम है। तो लगने वाली फ़ोर्स भी बच्चों क्या रहेगी? इक्वल अमाउंट में रहेगी, ठीक है? इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा। उसको बोल देते हैं एफ नॉट। तो एफ नॉट फ़ोर्स टुवर्ड्स द चार्ज लग रही है। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाली फ़ोर्स टुवर्ड्स द चार्ज रहेगी और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों? एफ नॉट, ठीक है? इन फ़ोर्सेस का जो भी मैग्नीट्यूड बनेगा वो क्या रहेगा हमारा? F1 के बराबर। अब इस चार्ज के लिए देखें, तो ये वाला जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इस पे अट्रैक्टिव फ़ोर्स लगाएगा और टुवर्ड्स द चार्ज फ़ोर्स लगेगी F नॉट, ठीक है? लेकिन ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है? अवे फ्रॉम द चार्ज फ़ोर्स लगेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों? F नॉट, ठीक है? अब इन दोनों फ़ोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमारा किसके बराबर रहेगा? F2 के बराबर। तो निकाल लेते हैं रिजल्टेंट। एंगल क्या है बच्चों? 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। ये 60 डिग्री है, टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चों? 120 डिग्री, ओके? और जब 2 वेक्टर्स हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनता है बच्चों? हमारा C क्या बनता है? ट्वाइस ऑफ A कोस थीटा बाय 2, ठीक है? C एक रिजल्टेंट वेक्टर है और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हमारा? 60 डिग्री। रिजल्टेंट अ, और मैग्नीट्यूड क्या? F नॉट। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा इनका? F1 की वैल्यू क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ F नॉट कोस 60 डिग्री बाय 2 और कोस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, क्या बनेगा? √3 F नॉट। ऐसे ही F2 क्या आएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ F नॉट कोस 120 डिग्री बाय 2 ट्वाइस ऑफ F नॉट कोस 60 और कोस 60 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर। तो ये क्या बचा? F नॉट। हमें क्या निकालना है? F1 बाय F2 √3 F नॉट डिवाइडेड बाय F नॉट। क्या आ जाएगा बच्चों? √3। ईज़ी था, बस हमें क्या करना था? फ़ोर्स निकालनी थी और हमें दे रखा है कि इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? F1, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? F2, F1 बाय F2 कर दिया, सिंपल है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा टिपिकल सा है।
मतलब थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसमें, वैसे तो बिल्कुल आसान सा ही है। इसमें हमें एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब की साइड जो है ए लेंथ की है, ठीक है? और क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, उन पे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेज़ रखे हुए हैं, ठीक है? और इनको नंबरिंग दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। हमें 7th चार्ज पे लगने वाली नेट फ़ोर्स बतानी है, ओके? तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बच्चों, जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसकी जो वेक्टर फॉर्म थी, उसका यूज़ करेंगे बच्चों, तो थोड़ा आसान रहेगा। सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस डिफाइन कर देते हैं। ये हमारा I, ये J और ये K, ठीक? ये हमारी डायरेक्शन रहेंगी। I कैप इस डायरेक्शन में, J कैप अंदर की तरफ और K कैप ऊपर की तरफ, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड डायरेक्शंस है। तो सबसे पहले जो 7th चार्ज है बच्चों, इस पे हम जो क्लोज़ नेबरिंग चार्जेज़ है, उनकी वज़ह से लगने वाली फोर्सेज़ देखते हैं। क्लोज़ नेबरिंग मतलब जो इससे ए डिस्टेंस दूर हो। तो कौन से? एक तो 6th चार्ज है, ए डिस्टेंस दूर, एक 3rd चार्ज है, ए डिस्टेंस दूर और एक 8th चार्ज है, ठीक? इनकी वज़ह से लगने वाली फोर्सेज़ की अगर बात करें, तो जैसे कि ये 3rd चार्ज है, इसकी वज़ह से लगने वाली फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F3, ठीक है? जो 3rd चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो F3 की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? K Q स्क्वायर, चार्जेज़ क्या है हमारे? Q इंटू Q, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच में गैप कितना है बच्चों? A का स्क्वायर हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म अगर हम लेके चल रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी बच्चों? इसकी वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स की डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन कौन-सी है? K कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं K कैप की डायरेक्शन में, ठीक है? तो जो 3rd चार्ज है, वो 7th चार्ज पे जो फ़ोर्स लगाएगा, F3 वेक्टर, वो क्या बनेगी? KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर K कैप। ऐसे ही F8 क्या बनेगी बच्चों? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या बनेगी? इसकी वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है? आई कैप। ऐसे ही जो 6th चार्ज इस पे जो फ़ोर्स लगाएगा, F6 वेक्टर, वो क्या बनेगा? KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर J कैप, ठीक है? सिंपल है। अब हमने क्या-क्या देख लिया? इन चार्जेज़ की वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स को हमने नोट डाउन कर लिया। अब बारी किसकी है बच्चों? जो कि सेकंड क्लोज़ेस्ट चार्जेज़ है, उनकी बारी है, ठीक है? सेकंड क्लोज़ेस्ट मतलब जो कि 7th चार्ज से A√2 डिस्टेंस दूर हो। ऐसे कौन से? एक तो सेकंड चार्ज है, एक हमारा 5th चार्ज है, ठीक है? और एक कौन-सा बनेगा? 4th चार्ज, जो कि A√2 डिस्टेंस दूर है। इनकी वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स क्या बनेगी बच्चों? तो इसके लिए हम इसका जो पोज़ीशन वेक्टर है, उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था? A Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब R वेक्टर, ठीक है? ये हमने डायरेक्ट यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखे थे। अगर इनको हम वेक्टर की टर्म्स में लिख रहे हो, तो यहाँ पे पोज़ीशन वेक्टर R वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम इसे R वेक्टर बोलते हैं, तो R वेक्टर हमारा क्या बनेगा बच्चों? A J कैप प्लस A K कैप। इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, ये हमारा क्या है? R वेक्टर, सेकंड चार्ज से 7th चार्ज तक। तो इसके लिए हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ से हम ऐसे जाएँ और फिर यहाँ से ऐसे जाएँ ऊपर। तो R वेक्टर हमारा क्या बनेगा बच्चों? दिस A डायरेक्शन क्या है इसकी? J कैप प्लस A कौन-सी डायरेक्शन है? K कैप। ये जो सम है बच्चों, दिस वन प्लस दिस वन, ये हमारे किसके बराबर आएगा? R वेक्टर के बराबर, ठीक है? तो R वेक्टर हमारा क्या बनेगा? A J कैप प्लस A K कैप। और
इसका मैग्नीट्यूड अगर देखो तो r हमारा क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि रूट 2 a, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो सेकंड चार्ज की वजह से लगने वाली फ़ोर्स इस पे क्या बनेगी? F2 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं कि q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रूट 2 का क्यूब और डायरेक्शन वेक्टर क्या है? a j कैप प्लस a k कैप, ठीक है? यहाँ से a को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? j कैप प्लस k कैप, एक a से एक a कट जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर और यहाँ से रूट 2 का क्यूब जो होता है बच्चों 2 इंटू रूट 2 j कैप प्लस k कैप, ठीक है? ये बना F2 वेक्टर। सिमिलरली F5 क्या बनेगा बच्चों? F5 के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए। तो इसका जो पोज़ीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? I कैप प्लस j कैप, ठीक है? तो ये सिर्फ़ यहीं पे चेंज आएगा, बाकी चीज़ें तो सेम रहनी है। F5 हमारा क्या बन जाएगा? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 a स्क्वायर I कैप प्लस j कैप, ठीक? I कैप प्लस j कैप और ऐसे ही हमारा F4 के केस में क्या आएगा? k q स्क्वायर बाय 2 रूट 2 a स्क्वायर, पहले हम I की डायरेक्शन में जाएँ और फिर k की डायरेक्शन में जाएँ, ठीक है? तो हमने इन चार्जेज़ के लिए भी फ़ोर्स नोट डाउन कर दिए। अब हमारा कौन-सा बचा है सिर्फ़? फर्स्ट चार्ज, ठीक है? फर्स्ट चार्ज की वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स निकालनी है अब हमें। इसके लिए जो पोज़ीशन वेक्टर बनेगा बच्चों, ये क्या बनने वाला है? इसके लिए हमारा जो पाथ रहेगा वो ये, फिर ये और फिर ये रहने वाला है। तो पहले हमारा r वेक्टर में क्या बनेगा? मैं इतना रब कर लेता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट चार्ज के लिए हमारा r वेक्टर क्या रहने वाला है बच्चों? पहले तो हम x एक्सिस की डायरेक्शन में यानी कि i कैप की डायरेक्शन में a डिस्टेंस गए, तो a i कैप। फिर हम j की डायरेक्शन में a डिस्टेंस गए, a j कैप। फिर हम k की डायरेक्शन में a डिस्टेंस दूर गए, तब जाके हम 7th चार्ज पे पहुँचेंगे, ठीक है? तो ये हमारा पोज़ीशन वेक्टर रहेगा और अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो r क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि a रूट 3, ठीक है? ये हमारा मैग्नीट्यूड रहने वाला है। तो हम फ़ोर्स लिख सकते हैं, F1 हमारी क्या बनेगी बच्चों? k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब, r वेक्टर k q स्क्वायर बाय a रूट 3 का क्यूब और r वेक्टर क्या बनेगा? a i कैप, a j कैप, a k कैप। a को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा? k q स्क्वायर नीचे हमारा a क्यूब और 3 रूट 3 यहाँ पे i कैप, j कैप, k कैप। एक a से एक a कैंसल हो जाएगा, तो हमारा F1 वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? k q स्क्वायर 3 रूट 3 a स्क्वायर i कैप, j कैप प्लस k कैप, ठीक है? अब नेट फ़ोर्स क्या बनेगी बच्चों? नेट फ़ोर्स हमारी रहेगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है? और आई कैप वालों को एक साथ क्लब कर देंगे, जे कैप वालों को एक साथ क्लब कर देंगे और के कैप वालों को एक साथ क्लब कर देंगे।
तो ये आगे की जो चीज़ें हैं वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है? इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे F1, F2, F3, F4। अब जैसे इसमें आई कैप वाले को अलग कर सकते हैं हम। ये पूरा फैक्टर आई कैप के साथ भी है, ये पूरा फैक्टर जे कैप के साथ भी है और के कैप के साथ भी है, ठीक है? तीनों को अलग-अलग लिख सकते हैं। इनमें तो अलग-अलग है ही नहीं सेपरेट। इसमें 2-2 फैक्टर्स हैं, तो इनको अलग कर सकते हैं हम, ठीक? उसके बाद में आई कैप वालों को एक साथ लिख लो, उनका जो भी ऐड करके जो भी रिजल्टेंट आता है वो जे कैप को एक साथ, के कैप को एक साथ। तो ये हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे बीच में जो भी टर्म्स आएँगी वो ठीक है, आई कैप फिर कुछ वैल्यूज़ जे कैप फिर कुछ वैल्यूज़ के कैप, ठीक है? तो इस टाइप की हमारी नेट फ़ोर्स आ जाएगी 7th चार्ज पे जो लग रही है, ठीक? ये चीज़ आप खुद कर सकते हो, ट्राई करके देखना। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो बच्चों, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने सिर्फ़ ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ किया है कूलम्ब्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म वाला, ठीक है? इसमें अगर हम वेक्टर लेते हैं डायरेक्शन की जगह पे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में क्यूब आता है और किसी भी पोज़ीशन वेक्टर को लिखने का तरीका बता दिया मैंने। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है जैसे भी, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएँगे? हमें इन डायरेक्शन की तरफ जाना है, ठीक है? तो पहले हम आई कैप की डायरेक्शन में गए, कितनी दूर गए? ए डिस्टेंस दूर गए। तो वो क्या बन जाएगा? ए आई कैप, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से हम जे की डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? ए डिस्टेंस दूर चले जे की डायरेक्शन में, तो ए जे कैप। फिर के की डायरेक्शन में गए, ए डिस्टेंस दूर, तो ए के कैप। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये जो पोज़ीशन वेक्टर बनेगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? इन तीनों का सम, ठीक? इस रास्ते ना होके किसी भी रास्ते से चले जाओ, रिजल्टेंट यही आएगा। जैसे हम पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से पहले यहाँ चले जाओ, ठीक? तो ये क्या बन जाएगा? ए के कैप, फिर यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा जे की डायरेक्शन में, तो ए जे कैप। सम तो तीनों का यही बनने वाला है, ठीक? पोज़ीशन वेक्टर कभी चेंज नहीं होगा और पोज़ीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो, ए रूट 3 आ जाएगा। तो अब मैग्नीट्यूड भी है, पोज़ीशन वेक्टर भी है, फ़ॉर्मूला में पुट कर देंगे। ऐसे सभी फोर्सेज़ के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमारा जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बेस्ड है। इसमें हमारे पास 2 फिक्स्ड चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 और Q2। Q2 नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है? हमें इनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है। नल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों सेम चीज़ है, ठीक? तो याद करो बच्चों जो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाया था कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो हमेशा छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा, ठीक है? जो चार्ज छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, उसके पास हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। अब इन दोनों में से छोटा कौन-सा है? दिया हुआ है कि Q2 जो है वो छोटा है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो इसके पास होगा, ठीक है? और Q1 से दूर होगा। अब पोज़ीशन हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या-क्या बन रही है? एक तो ये पोज़ीशन बन रही है और एक ये बन रही है, ठीक है? जो लाइन जॉइनिंग होगी, सिर्फ़ उसी पे हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक्ज़िस्ट करेगा, ठीक है? तो जो मैंने सर्कल बनाया था, सर्कल में और कहीं पे एक्ज़िस्ट नहीं करेगा, जहाँ पे ये जो लाइन है, दोनों चार्जेज़ को मिलाने वाली, उन लाइन पे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्ज़िस्ट कर सकता है। तो या तो वो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। अब ये जो चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है और ये चार्ज पॉज़िटिव है। अगर हम मान लो कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा Q। अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इस पे लगने वाली नेट फ़ोर्स क्या होनी चाहिए? 0। देख लेते हैं 0 होगी कि नहीं होगी। ये चार्ज क्या है? प्लस Q1 और टेस्ट चार्ज को हम पॉज़िटिव मान के चलते हैं। तो ये चार्ज इस पे जो फ़ोर्स लगाएगा बच्चों, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है? रिपल्सिव फ़ोर्स होगी। अब ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पे जो फ़ोर्स लगाया गया है, वो कैसी होएगी? अट्रैक्टिव फ़ोर्स होएगी, ठीक है? तो वो भी इस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे दोनों लगने वाली फ़ोर्सेज़ एक ही डायरेक्शन में,
तो 0 तो हो नहीं पाएगी, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ फ़ोर्स एक्ट कर रही होगी, नेट फ़ोर्स। तो ये यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी हमारी, ये तो खत्म हो गई, ठीक है? यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आएगा? इस साइड आएगा। अब यहाँ पे मैं रख के देख लेता हूँ, हमारा टेस्ट चार्ज क्यू रखा हमने, -Q2 इस पे अट्रैक्टिव फ़ोर्स लगाएगा, तो इसकी वज़ह से लगने वाली फ़ोर्स इस डायरेक्शन में होएगी, ठीक है? F2 बोल देता हूँ। और Q1 जो चार्ज है, वो इस पे जो फ़ोर्स लगाएगा, वो रिपल्सिव फ़ोर्स होगी, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसको F1 बोल देता हूँ। अब दोनों फ़ोर्सेस जो है, वो एक-दूसरे के अपोज़िट है, तो अब ये एक-दूसरे को कैंसल कर सकती है, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, x डिस्टेंस दूर है और हमारे दोनों चार्जेज़ के बीच में जो डिस्टेंस था, वो r था, ठीक है? तो F1 निकाल लेता हूँ, F1 क्या बनेगी बच्चों? K Q1 Q डिवाइडेड बाय R प्लस x का स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही F2 क्या आएगी बच्चों? K Q2 Q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है? मैंने माइनस साइन हटा दिया, क्योंकि माइनस साइन क्या बताएगा? अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा भी दूँ, तो ये बताएगा कि डायरेक्शन कौन-सी है, ठीक है? तो डायरेक्शन हमें पहले ही पता है कि दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट है, तो हम सिर्फ़ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने माइनस साइन को हटा दिया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है बच्चों कि F1 बराबर टू F2 होना चाहिए, ठीक है? दोनों इक्वल होने चाहिए, तो उस केस में Q पे कोई भी फ़ोर्स नहीं लगेगी और Q क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। तो जब दोनों को इक्वल करोगे, तो क्या आएगा? Q हमारा कैंसल हो जाएगा, K कैंसल हो जाएगा, Q1 बाय Q2 R प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या बताएगा? हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट की पोज़ीशन बताएगा, ठीक है? यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ओके? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक के लिए। हमारा ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये अफेक्ट ऑफ मीडियम बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने जो जब ये टॉपिक करवाया था, तो उसमें ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था, कि जब हम इन दोनों चार्जेज़ को वैक्यूम से उठा के वाटर में रख देते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, तब अगर हमें दोनों के बीच में लगने वाली फ़ोर्स को सेम रखना हो, तो हमें R को चेंज करना पड़ेगा। हमें R निकालना था कि जब हम इन चार्जेज़ को वाटर के अंदर रखेंगे, तो R क्या रहेगा हमारा? तो जब ये टॉपिक करवाया था, तो उसमें क्या आया था बच्चों? R हमारा क्या होता है? R नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट K। K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। R नॉट क्या है? गैप इन वैक्यूम, ठीक है? वैक्यूम के अंदर जो हमारा गैप होता है, उसको हम R नॉट मानते हैं, तो मीडियम वाला जो गैप रहेगा चार्जेज़ के बीच में, वो क्या होएगा? R। और R कैसे डिपेंड करेगा? R नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट K। तो वाटर के लिए बच्चों हमारा K कितना है? 81 और R नॉट वैक्यूम में हमने कितने दूर रखे हुए हैं चार्जेज़ को? 9 सेंटीमीटर। तो वाटर के अंदर हमें उनको कितनी दूर रखना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर दूर, ठीक है? यानी कि जो चार्जेज़ हमने वैक्यूम में 9 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, वाटर में हमें वो 1 सेंटीमीटर दूर रखने पड़ेंगे, तब जाके इनपे लगने वाली फ़ोर्स हमारी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, ठीक है? सिंपल सा है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन्स हमने किए हैं, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना। अगर कुछ भी डाउट हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।